नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में से 2 राज्य मेघालय और नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट के छोटे से राज्य में चुनाव की चर्चा अब की बार नेशनल लेवल पर हो रही है। त्रिपुरा में मतदान के बाद अब नजर मेघालय और नागालैंड पर है। 27 फरवरी को मतदान है, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा मेघालय को लेकर है। 2 सीट होने के बावजूद बीजेपी सरकार अकेले बनाने का दावा कर रही है। मेघालय चुनाव के नतीजे क्या होंगे 2 मार्च को डिसाइड हो जाएगा, लेकिन नतीजे इस बात का भी फैसला करेंगे कि मोदी के खिलाफ ममता क्या अपनी अहमियत साबित कर पाएंगी। राहुल गांधी का विपक्ष जोड़ो अभियान कितना सफल हुआ, यानी एक तरह से यह कह सकते हैं मेघालय का चुनाव 2024 के लिए प्री क्वालिफाइंग राउंड है। जो जीता वही 24 का बनेगा सिकंदर। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी और सीएम कोनराड सांगमा की एनसीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी मेघालय की जंग में जहां बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा के सामने पार्टी और अपनी साख बचाने का सबसे बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी भी इस बार बड़े चमत्कार की उम्मीद कर रही हैं, लेकिन जनता क्या सोच रही है, जनता का मूड क्या कह रहा है, जनता किसके साथ है और किसकी सरकार बना रही है? जनता 27 फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन अभी किसके पक्ष में लहर चल रही है? स्थानीय मुद्दे कितने अहम हैं? क्या असम के साथ बॉर्डर विवाद का बीजेपी को नुकसान होगा, या फिर विकास के नाम पर ईवीएम में जनता अपना फैसला लॉक करेगी? 2023 का दूसरा चुनावी इम्तिहान मेघालय में होना है, जहां पर नेशनल पीपल्स पार्टी के कोनराड सांगमा मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगे, जबकि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस में बीजेपी इस सरकार की साझेदार रही है, लेकिन अब की बार वो अपने दम पर ये चुनाव लड़ना चाहती है और 60 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं। मेघालय को नॉर्थ ईस्ट का स्कॉटलैंड कहा जाता है। मेघालय का मतलब होता है बादलों का घर। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति जितनी मोहक है, यहाँ के सियासी समीकरण उतने ही जटिल और चुनौतीपूर्ण हैं। 1972 में मेघालय के गठन के बाद से ही राज्य राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा। पहले चुनाव को छोड़ दे तो करीब हर चुनाव के बाद राज्य में मिली जुली सरकार ही बनी। 2018 चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीट हासिल किए, लेकिन बहुमत से दूर रही। बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थी। बावजूद इसके नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कोनराड सांगमा के साथ मिलकर सरकार बना ली। हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे मुख्यमंत्री। हालांकि चुनाव से पहले बीजेपी सरकार से अलग हो गई और कोनराड सांगमा सरकार के खिलाफ वोट मांग रही है। मेघालय सरकार का अब ट्रांसपोर्ट सरकार पर भ्रष्टाचार और सीएम सांगमा पर परिवारवाद के आरोप लगा रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे मुख्यमंत्री है। आप आसाम जाते होंगे तो मालूम पड़ेगा कि विकास क्या होता है। आसाम के रोड, आसाम के हर घर में बिजली, आसाम की हर माता के लिए शौचालय, टॉयलेट, हर घर में मोदी जी का भेजा हुआ 5 किलो चावल, गरीबों को घर और हर बीमार के लिए 5 लाख तक की सुविधा पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देने का काम आसाम में हुआ है। मोदी जी सिर्फ आसाम को पैसा नहीं भेजते हैं, मोदी जी ने ये सारा पैसा मेघालय के लिए भी भेजा है, मगर बीच में ये मेघालय सरकार आती है। मोदी जी जो भेजते हैं, ये आप तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो संगमा जी ने बंद कर दिया है। प्रचंड आवाज से भारत
माता की। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है स्थानीय लोगों में विश्वास पैदा करना। लोगों में बीजेपी को लेकर अब भी कई सवाल हैं। 2018 के चुनाव में तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी 2 सीट तक ही सिमट गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी प्रधानमंत्री के चेहरे के भरोसे त्रिपुरा की तरह फुल मेजॉरिटी की सरकार बनाने की उम्मीद लगा रही है। 2023 के चुनाव में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि पिछली बार 2018 में कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी और 28% वोट हासिल किए थे, लेकिन अब 2023 के चुनाव से पहले सभी 21 एमएलए तितर-बितर हो चुके हैं। यानी कुछ तृणमूल कांग्रेस में चले गए, कुछ एनपीपी में चले गए और फिलहाल कांग्रेस के पास मौजूदा एक भी विधायक नहीं है और बीजेपी इन्हीं 28% वोट पर अपनी निगाह जमाए हुए हैं। ये वो 28% वोट हैं जिन्होंने रीजनल पार्टीज के होते हुए एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को चुना। चूंकि यहां पर स्थानीय स्तर पर चेहरा बहुत मायने रखता है, ऐसे में जब 21 विधायक कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं तो बीजेपी को इन्हीं 28% में एक बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही है। उन्नीस में पहले चुनाव के बाद करीब 1 दर्जन सरकारें बन चुकी हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। इसके बाद चुनाव हो रहे हैं। कोनराड संगमा से पहले मुख्यमंत्रियों का औसत कार्यकाल सिर्फ 18 महीने ही रहा है। सवाल है मेघालय में अब की बार क्या होगा? क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी या फिर मिली जुली सरकार का रिवाज जारी रहेगा? मेघालय स्टेट के लोग जानते हैं कि पार्टी भी अगर हो तो एक पार्टी में एक लीडर चाहिए। तो अगर आप देखेंगे बीजेपी में आज हमारे स्टेट लेवल पे कोई ऐसा लीडरशिप नहीं है जो बीजेपी को और पब्लिक को स्टेट को आगे ले जा पाए और पब्लिक ये समझती है। तो इसलिए लोगों में आज काफ़ी पॉलिटिकल सेंस है कि किस पार्टी को और किस लीडरशिप को और किस एमएलए को सपोर्ट देना चाहिए और चुनना चाहिए ताकि स्टेट में एक अच्छा गवर्नमेंट, एक सरकार और एक स्टेबल गवर्नमेंट आ पाए। तो इसलिए विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ऑब्वियसली देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब मेघालय में इलेक्शन आता है तो बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, जो लीडरशिप लेवल, वो इस लेवल तक नहीं है कि वो आज यहाँ मेघालय स्टेट में एक सरकार बना पाएगी या एक स्टेबल गवर्नमेंट। बीजेपी पूरी जोशो खरोश के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस का इस बार कोई जनाधार नहीं दिख रहा। सोचिए, 5 साल पहले मेघालय में जिस कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थीं, आज उसके पास एक भी विधायक नहीं है। कांग्रेस अपने प्रदेश स्तर के नेताओं को बिखरने से नहीं बचा पा रही। राहुल गांधी देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष को एक मंच पर लाने की बात करते हैं। मेघालय का चुनाव देखने में भले ही छोटा नजर आ रहा हो, 60 सीटों वाली विधानसभा और 1 लोकसभा सीट वाले राज्य का, लेकिन देश के चुनावी माहौल पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। मेघालय चुनाव नतीजों से एक बात तो साफ हो जाएगी, परिवारवाद की राजनीति करने वाले दल का क्या होगा? क्या इस बार कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट में तेजी से बढ़ रही बीजेपी का दायरा क्या और विशाल होगा? और ममता बनर्जी क्या पश्चिम बंगाल से बाहर अपना जादू बिखेरने में कामयाब होंगी? मेघालय में इस बार तृणमूल कांग्रेस का असर देखने को मिल सकता है। नवंबर 2021 में पूर्व सीएम मुकुल सांगमा समेत कांग्रेस के 13 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस और टीएमसी की इस तकरार का सीधा असर 2024 के चुनाव पर भी पड़ेगा। मेघालय और नागालैंड के चुनाव के बाद देश के 6 और राज्यों में चुनाव हैं। उसके बाद 2024 में लोकसभा की लड़ाई है। आसान शब्दों में कहें तो पूर्वोत्तर की इस जंग में बीजेपी कांग्रेस जैसी पार्टियों के अलावा दिग्गज टीएमसी जैसे उन दलों की किस्मत भी तय होगी जो 2024 में मोदी के खिलाफ लड़ाई में एक साथ लड़ने का दम भर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि मेघालय समेत नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के चुनाव नतीजे 2023 में होने वाले दूसरे राज्यों के चुनाव भविष्य की सियासत को तो तय करेंगे ही,
2024 पर भी बड़ा असर डालेंगे। इसलिए नॉर्थ ईस्ट की चुनावी जंग को मिशन 2024 का सेमीफाइनल और बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी के लिए अग्नि परीक्षा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देश में इस समय मेघालय और नागालैंड में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बातें विपक्षी एकता की हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष की ओर से चेहरे की हो रही है। विपक्षी एकता बनाम प्रधानमंत्री मोदी के इस लड़ाई से फिलहाल बीजेपी फायदे में दिख रही है। त्रिपुरा में बीजेपी अपने दम पर सरकार में थी और इस बार बड़े बहुमत से सरकार में वापसी के दावे कर रही है। 2014 के बाद से बीजेपी पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी सियासी ताकत के रूप में उभरी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी जैसा लीडर। बीजेपी के बढ़ते कद का ही असर है कि मेघालय में बीजेपी को रोकने के लिए संगमा सरकार ने प्रधानमंत्री की रैली को इजाजत देने से मना कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की 24 फरवरी को तुरा के पीए संगमा स्टेडियम में रैली प्रस्तावित है, लेकिन सरकार ने स्टेडियम को अधूरा बताकर रैली के लिए इजाजत देने से ही इनकार कर दिया। आश्चर्य करने वाली बात यह है कि हमें यह बताया गया है लिखित में कि पीए संगमा स्टेडियम अभी कंस्ट्रक्शन में है, रेडी नहीं है प्रधानमंत्री जी की रैली कराने के लिए, जबकि पूरे मेघालय की जनता, देश की जनता जानती है कि पीए संगमा स्टेडियम का उद्घाटन कॉनराड संगमा जी ने 16 दिसंबर को पूरे उत्साह के साथ करवाया था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस स्टेडियम का उद्घाटन 2 महीने पहले हो गया हो, वो पीएम साहब के लिए रैली के लिए अनुपलब्ध हो? ये तो बस ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ के लोग, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो इस बात को देख के घबरा रहे हैं कि जिस तरह का जन सैलाब अमित शाह जी की रैलीज में उमड़ा है, उससे उनको आकलन लग रहा है कि अगर पीएम साहब यहां आ गए तो किस प्रकार का जन समूह, कितनी जनता पीएम साहब की रैली को सुनने आएगी, देखने आएगी, कितना बड़ा माहौल खड़ा होगा। इससे घबरा के कोई ना कोई बहाना ढूंढा जा रहा है कि पीएम साहब की रैली को रोका जा सके। मैंने भी परमिशंस मांगे हैं बहुत जगहों के लिए, मुझे भी परमिशन डिनाई हुए हैं। मैंने भी मांगे जगह में, बहुत जगहों में मीटिंग करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने और इलेक्शन कमीशन ने मुझे भी जगह नहीं दिया। तो ये मेरे हाथ में भी नहीं। आप जानते हैं, जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन कमीशन ये डिसीजन लेता है, ये डिसीजन हम नहीं लेते। और मैं तो अभी एज केयरटेकर अभी सीएम अभी हूँ, बट ओवरऑल हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग का बहुत मिनिमम इंटरफेरेंस, मिनिमम काम है, ये इलेक्शन कमीशन का बेसिस पर है। और जैसे मैंने कहा कि ये उनके बेसिस पर, किस बेसिस पर क्या है ये मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारे जगहों में मुझे भी डिनाई किया गया, बहुत जगहों में मुझे भी मीटिंग करने नहीं दिया। तो ये इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसीजर है जो इलेक्शन कमीशन ही जानेगी। प्रधानमंत्री के आने से कोई भी चुनाव, कोई भी मुकाबला एक तरफा हो जाता है। ये बात मेघालय की सरकार भी जानती है। बीजेपी के विरोधी भी इस बड़े सियासी सच को समझते हैं। मेघालय में पिछले दिनों टीएमसी के 2 विधायक और 1 निर्दलीय विधायक को बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया था। इसके अलावा बीजेपी दूसरे छोटे क्षेत्रीय दलों से साझेदारी, जनजातीय रिश्तों के समीकरण और डबल इंजन सरकार का फॉर्मूला लेकर चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। क्योंकि बीजेपी के लिए देश का चुनाव हो या फिर किसी भी छोटे या बड़े राज्य का चुनाव, बीजेपी उसी जोशो खरोश के साथ चुनावी मैदान में उतरती है। इसके लिए बीजेपी का सबसे बड़ा दांव महिला शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका चेहरा है, तो मोदी का यहां आना क्या मायने रखता है, और अगर मोदी मैदान में उतरते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? अभी एनपीपी से जो भी हम लोग को, जो सेंट्रल से जो हम लोग को मदद चाहिए वो तो मोदी जी ही देंगे। तो मैडम का वो है कि एनपीपी और बीजेपी से जो सेंट्रल से जो स्कीम ला सके, मैडम वही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को एनपीपी का थ्रू से हम लोग को हर एक स्कीम मिले, हम लोग को हर एक सुविधाएं मिले। बहुत सारी योजनाएं चलती है, जैसे राशन है या किसी को पीएम योजना के तहत आवास मिलता है, उस तरह की योजनाएं जमीन पर उतर रही है? राशन कार्ड भी नहीं है, हमारा कार्ड भी नहीं है। अच्छा, नॉन ट्राइबल है, नॉन रेजिडेंट, कहाँ से हैं आप? हम इधर का है, रेंजा का ही। तो राशन कार्ड भी नहीं नहीं हुआ। तो बहुत सी योजनाएं इसलिए जमीन पर नहीं उतर पाती क्योंकि राशन कार्ड नहीं बना है। मैम, आप कहाँ से हैं? एज ए विमेन आपके क्या इश्यूज हैं इन इलेक्शन में? मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, ठीक है, और यहाँ को देख के मैंने यहाँ पे बहुत सी कमी है शिलोंग में। जैसे रास्ता बहुत छोटा है, ठीक है, और दुकान तो इतना ज़्यादा हो गया है, चलने के लिए भी मुश्किल हो गया है। तो हम चाहते हैं इस बार के एनपीपी आ जाए, या मोदी का सरकार भी आ सकता है। अच्छा, या मोदी के आने से कोई फर्क पड़ता है? मोदी कितना बड़ा फैक्टर है यहाँ पे? अच्छा, मोदी का यहाँ फैक्टर मैं नहीं बोल सकता है, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है हर जगह में।
मैं चाहता है अगर शिलोंग में फिर बहुत सारा कमी जो है वो अच्छा हो जाए। इन चुनाव में नेताओं से क्या मुद्दे हैं आपके? महिलाओं को रोजगार मिले और शिक्षा के उसमें भी महिला को ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, यही चाहते हैं। मोदी जी भी मेघालय आ रहे हैं, मोदी जी का चेहरा कितना मायने रखता है मेघालय में? बहुत मायने रखता है। क्या अच्छा लगता है जब आप यहाँ से बैठकर दिल्ली की तरफ और मोदी की तरफ देखते हैं तो क्या संदेश? बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है वो। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हम उन्हें बहुत हद तक पसंद करते हैं, क्योंकि इस समस्या में, जो कोरोना का समय में जो हमारा देश जिस समस्या से जूझ रही थी, उस समय पे उन्होंने जिस तरह का काम किया, इससे हम तय किए कि हमारे देश को उन्हीं की तरह का एक लीडर का जरूरत है। मेघालय एक ईसाई बहुल राज्य है। बीजेपी के लिए इसलिए महिला वोटर से ज्यादा उम्मीद है। मेघालय में करीब 75% जनता ईसाई है। हिंदू आबादी 11 से 12% के बीच है। मुस्लिम करीब 5% हैं। बाकी अन्य धर्म के लोग रहते हैं। मेघालय में लंबे समय से किंगमेकर रही यूडीपी भी इस बार राज्य में खासी समुदाय के मुख्यमंत्री की मांग पर जोर दे रही है। संगमा, लिंगदो और दखार राजनीतिक रूप से मजबूत परिवार हैं, जो वंशवाद की राजनीति करते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में सत्ता पर काबिज होने के लिए चुनाव भी लड़ रहे हैं। इसके अलावा गारो हिल्स क्षेत्र में भी संगमाओं का गढ़ है। ऐसे में बीजेपी के लिए राज्य में जीत के लिए माहौल बनाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है, 2 मार्च को त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में जिस भी पार्टी को जीत मिलेगी, उससे आगामी चुनाव में उसके लिए सियासी आधार तैयार करने का मौका भी मिलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।